हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हिंदी टॉपर्स यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उससे ना केवल आप पहले से ही आप परिचित हैं, बल्कि वो टॉपिक आज के टाइम में काफ़ी एक इम्पोर्टेंट इशू बना हुआ है, जिसका नाम है ओमिक्रॉन वायरस। जिसकी वजह से ये पूरा लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसकी वजह से आप लोगों को भी आने जाने में दिक्कत होती होगी। तो ये तमाम बातें हैं, तो उन सभी बातों को डिस्कस करते हुए हम लोग चलेंगे। तो आज जब आप लोग इस पूरे टॉपिक को, पूरे डिस्कशन को जब आप सुन लेंगे, तो आपके सामने एक क्वेश्चन जो पुट किया गया है मेंस ओरिएंटेड, वो है कि क्या ओमिक्रॉन कोविड-19 के लिए प्राकृतिक वैक्सीन के रूप में कार्य करेगा? टिप्पणी कीजिए। इसका आंसर आपको 150 वर्ड में देना होगा। तो अभी हो सकता है कि शायद आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा लगे कि कैसे लिखेंगे, लेकिन मैं आपको ये अश्योर करता हूँ कि जब आप पूरा ये डिस्कशन सुन लेंगे तो आपके लिए ये बिल्कुल ईजी काम हो जाएगा और आप आराम से इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि भी कोरोना वायरस आखिर है क्या। कोरोना वायरस खैर 2019 से ही हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, कभी टीवी में देख रहे हैं, कभी यूट्यूब पे देख रहे हैं। तो इससे हम बिल्कुल भी अनभिज्ञ नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है। तो अगर लेकिन डेफिनेशन लिखने आ जाए तो हमें कुछ ना कुछ तो पॉइंट चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हमें बताना होगा कि सर जो कोरोना वायरस है वो आपका एक जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक का मतलब होता है कि वो ऐसा रोग जो पशुओं से पैदा हुआ हो। ठीक है, तो जैसा कि माना जाता है कि जो कोरोना वायरस है ये आपका, कुछ स्टडी कहती हैं कि ये आपका बैट जो चमगादड़ है उनसे हुआ है। कुछ कहते हैं कि चीन में जो वुहान सिटी है वहाँ पे जो सी समुद्र से निकलने वाले जो भी फूड है, जानवर है, उनसे ये पैदा हुआ है। कुछ कहते हैं कि जो पिग है उनसे ये पैदा हुआ है। तो ये अलग अलग स्टडी है, अलग अलग थ्योरीज है, बट ओवरऑल ये फैक्ट है कि ये पशुजन्य रोग है। ठीक है, यह वायरस इंसान और जानवर दोनों को हो सकता है, और इस वायरस को अभी SARS-CoV-2 का नाम रखा गया है, और इसकी बीमारी के नाम के रखने के लिए इसको कोरोना कोविड-19 कहा जाता है। ठीक है ना। अब सबसे पहले चीन के वुहान प्रांत में इसके बारे में पता चला था, और आज कमोबेश लगभग सारे देशों में ही इसका कुछ ना कुछ प्रभाव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस क्या है? देखिए, कोरोना वायरस कोई भी है। जब वायरस वर्ड आया तो वायरस क्या होता है? वायरस अपने आप में एक प्रोटीन की फॉर्म होती है, फॉर्म ऑफ प्रोटीन होता है। ठीक है ना। तो ये क्या करता है कि ये समय के साथ जब ये इंसान के शरीर में प्रवेश करता है, किसी पशु के शरीर में प्रवेश करता है, या इन्वायरमेंट के साथ जब ये इंटरेक्शन करता है, तो ये खुद को कुछ ना कुछ अपने अंदर ये परिवर्तन लाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन। कुछ बदलाव ये अपने अंदर ही चेंज ले आता है, जिसके कारण क्या आता है, इसके नए नए वेरिएंट आपके सामने निकल के आएंगे। नए नए वेरिएंट आपके सामने निकल कर आएंगे, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे। पहले आया अल्फा वेरिएंट, फिर आया बीटा वेरिएंट। ये लेकिन ये जो दोनों वेरिएंट थे ये ज्यादा चिंताजनक नहीं थे। तो ये ज्यादा चिंताजनक, कंसर्न इनकी कम थी, तो सरकारों ने इतना ध्यान नहीं दिया। तो ठीक था, इट्स ओके, ये होता रहता है, छोटी मोटी बातें थी। लेकिन इसके बाद आया डेल्टा वेरिएंट। इसके बाद आया आपका डेल्टा वेरिएंट, और इसने पूरी दुनिया की जड़ें हिला के रख दी, पूरी दुनिया को ही हिला के रख दिया। और भारत में इसका प्रभाव, USA में इसका प्रभाव, इटली में इसका प्रभाव किसी से छुपा नहीं है। भारत में ना जाने कितनी संख्याएं हुई, कितनी संख्या में मृत्यु हुई लोगों की। तो ये इसका प्रभाव था डेल्टा वेरिएंट का, जो हम लोगों ने देखा। और आज के टाइम में जो चला हुआ है वो है आपका ओमिक्रॉन वेरिएंट। अब इसका ही बेनिफिट, इसका आप प्लस पॉइंट ये कह सकते हैं कि हाँ, इसमें जो इन्फेक्शन की रेट है, संक्रमण होने की जो दर है वो हाई है। इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता। जैसे आप मान के चलो, जैसे अगर 100 व्यक्ति टेस्ट करा रहे हैं तो 100 में से लगभग 26% जो व्यक्ति हैं वो ओमिक्रॉन से कहीं ना कहीं प्रभावित आपको मिलेंगे, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी। तो इसकी जो इन्फेक्शियस जो रेट है वो हाई है, बट ये सीवियर नहीं है। इसके जो प्रभाव है वो बहुत ही माइल्ड है। माइल्ड है मतलब ज्यादा आक्रामक नहीं है, ज्यादा खतरनाक नहीं है। अगर हो भी जाता है तो लोगों को ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं होती, उनको हॉस्पिटल भी जाने की जरूरत नहीं होती। वो घर में ही अगर आप खुद को क्वारंटीन कर लेते हैं, खुद को ही थोड़ा सा आप साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, और जो आपकी नॉर्मल मेडिसिन वगैरह होती है, जैसे पैरासीटामोल हो गई आपकी, या आपका सिट्रीजन हो गई है, या आपकी डाइक्लोफिनेक और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन है, अगर ये चीजें आप घर पे ही ले लो तो इससे भी आपको आराम हो जाएगा। ये इसका एक प्लस पॉइंट है। ठीक,
अब आगे बढ़ते हैं कि सर ओमिक्रॉन के लक्षण क्या हैं। ओमिक्रॉन के जो मेनली लक्षण है वो है आपका बुखार है, फीवर, सूखी खांसी, फीवर और गले में खराश, थकान, मांसपेशियों में दर्द, ये इसके कुछ मेन लक्षण हैं जो आपको देखने को मिल जाते हैं। और देखिए ये जो अभी मौसम चला हुआ है, जैसे अभी ठंड का मौसम जो चला हुआ है, उसमें ये चीजें होना बिल्कुल आम बात है। तो आपको ये भी नहीं करना चाहिए कि भाई गले में खराश होगी तो आप डॉक्टर के पास चले जाओ कि पता चले कि मेरे को तो वायरस हो गया है। ऐसा दिमाग में बिल्कुल भी नहीं लाना कि भाई, लेकिन ये देखिए मौसम जब चेंज होता है तो अब कम सर्दियां थी, अब ज्यादा सर्दियां, अब धीरे धीरे वसंत ऋतु की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो ये चीजें होनी स्वाभाविक है। ठीक है, तो चलिए आगे करंट सिचुएशन आप अगर ओमिक्रॉन की देखते हैं तो यूएसए में आज के टाइम में, यूके में आज के टाइम में सबसे ज्यादा आपको देखिए कि ओमिक्रॉन के जो केसेज है वो सबसे ज्यादा आपके यूके में है। आपको दिखाई दे रहा है, ये आज की करंट की अपडेट है। 1,61,284 केसेज जो है एक्टिव केसेज हैं वो आपके यूके में है। सेकंड नंबर पर आप देख सकते हैं यूएसए है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में आज के टाइम में आप देखिएगा 1247 एक्टिव केसेज आपके ओमिक्रॉन से संबंधित जो भारत में अभी भी एक्टिव है। तो भारत की स्थिति फिलहाल हम लोग कह सकते हैं कि ये ठीक है, लेकिन जो कुछ विशेषज्ञ वो कह रहे हैं कि भाई भारत में ये चीजें जल्दी बढ़ेंगी, इन्फेक्शन रेट ज्यादा बढ़ेगा, लाखों में 3 लाख 4 लाख पर डे के हिसाब से केसेज आएंगे। लेकिन घबराने की बात नहीं है, ये इतना भी ज्यादा प्रभावी नहीं है जितना कि डेल्टा वेरिएंट था। ठीक, चलिए आगे। अब सवाल ये उठता है, जो इशू है आज के टाइम में वो ये बना हुआ कि क्या ओमिक्रॉन एक नेचुरल वैक्सीन है? क्या कोरोना का जो ये वेरिएंट है ये अपने आप में ही एक नेचुरल वैक्सीन है? क्या इसने लोगों के अंदर अपने आप में ही एक प्राकृतिक उनके अंदर इम्यूनिटी जनरेट कर दी है? क्योंकि आप देखिएगा कि जब इन्फेक्शन रेट इतनी हाई है, लेकिन इसके जो परिणाम है, इसके जो रिजल्ट है वो बिल्कुल लो है। किसी प्रकार की लोगों की डेथ आपको बहुत कम सुनने को मिल रही है। पाबंदियां भी जो है वो भी बहुत ज्यादा मतलब टाइट नहीं है, छूट मिली हुई है। तो सरकारों को भी पता है कि इसका जो रिएक्शन है, इसका जो प्रभाव है वो उतना ज्यादा नहीं है जितना कि डेल्टा वेरिएंट का होना चाहिए। ठीक है, और कुछ स्टडी भी सामने आई है, जैसे यूएसए और यूके में जो यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने अपने स्तर पर कुछ स्टडीज की हैं। तो यूके ने तो अब ये फैसला किया है, यूरोप ने ही इनफैक्ट ये फैसला किया कि हम लोग लॉकडाउन के जो ये उपाय हैं इनको हम लोग धीरे धीरे कम करेंगे, धीरे धीरे जो पाबंदियां, जो रिस्ट्रिक्शन है उसको कम करेंगे और लोगों को एक दूसरे के कांटेक्ट में आने देंगे, जिसके कारण क्या है कि लोगों में एक हर्ड इम्यूनिटी, एक वर्ड होता है हार्ड इम्यूनिटी, लोगों में एक हार्ड इम्यूनिटी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, कांटेक्ट में आने से जो वायरस है वो एक दूसरे के साथ उनका आदान प्रदान होगा, जिसके कारण उनके शरीर में ऑटोमेटिकली आपकी नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो जाएंगी। तो ये जो 2 पिक आपको दिखाई दे रही है, एक यूएसए की है, एक यूके की भी है। तो उन्होंने वहां पर अब लॉकडाउन में जो रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए थे उनमें कुछ ना कुछ ढील दे दी है, जिसका मेन रीजन क्या है कि वहां की सरकार ने ये स्वीकार किया है कि भाई कहीं ना कहीं ये जो आपका ओमनी वेरिएंट है ये इंसान के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए एक नेचुरल वैक्सीन का काम कर रहा है, नेचुरल वैक्सीन का काम कर रहा है। और जो अफ्रीकन देश है, जो साउथ अफ्रीका में सबसे पहले ये मिला था ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है, तो वहां भी अब इन रिस्ट्रिक्शन को लूज कर दिया गया है। ठीक है, तो और इसी बात का समर्थन करने के लिए कुछ स्टडी इंडिया में भी हुई। इंडिया के जो जेएनयू में इम्यूनोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर गोवर्धन दास, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, उन्होंने स्टडी की, उन्होंने बताया इस बारे में कि समय के साथ यह वायरस खुद को कमजोर कर चुका है। और जिस प्रकार हम वैक्सीन देते हैं, हम लोग जब वैक्सीन देते हैं तो वैक्सीन में क्या होता है, वैक्सीन में भी वायरस ही होता है, और जो हमारे शरीर के अंदर वायरस होता है तो वायरस ही वायरस को मारता है, उसको कमजोर करता है। तो इसी प्रकार से जो ये ओमिक्रॉन का वेरिएंट है ये भी वायरस को, जो कोविड वायरस है उसको कमजोर कर रहा है, जिसके कारण क्या है कि संक्रामकता दर अधिक होने के बावजूद इसकी जो प्रभाविकता है वो आपकी कम है, इसकी जो प्रभाविकता है वो आपकी कम है। तो इन्होंने कहा है कि पूरा वायरस शरीर के अंदर जा तो रहा है और इसके कारण कुछ चेंजेस भी आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसका पॉजिटिव
फैक्ट ये है कि शरीर के अंदर जितना अधिक वायरस लड़ रहा है उससे हमारी इम्यूनिटी उतनी ही ज्यादा स्ट्रोंग होती जाने लग रही है। तो ये प्रोफेसर गोवर्धन दास ने कहा है, जो जेएनयू में प्रोफेसर है। तो अब आपके मन में ये सवाल उठ सकता है, तो सर क्या करना चाहिए? अगर हमारे अंदर नेचुरल इम्यूनिटी बन चुकी है तो क्या अब हमें जो ये हम सेफ्टी मेजर ले रहे थे, जैसे लॉकडाउन था या मास्क लगाना है या आपकी सोशल डिस्टेंसिंग है या आपका जो सैनिटेशन है, क्या ऐसे जो ये सुरक्षा मानक थे, जो सुरक्षा उपाय थे, तो क्या इनमें कुछ सरकार को छूट देनी चाहिए? तो देखिए, आप देख सकते हैं कि सरकार भी जनता के हित को देखकर ही काम करती है। सरकार को भी उनके पास एक्सपर्ट होते हैं, उनके पास मेडिकल एक्सपर्ट हैं, उनके पास हर प्रकार के विशेषज्ञ हैं जो उनको टाइम टाइम पर सलाह देते रहते हैं। और अभी का आपने जो लॉकडाउन देखा है, ये लॉकडाउन 2020 के जैसा लॉकडाउन नहीं है। आप देखिए, सप्ताह, अब अगर दिल्ली की बात करें तो सप्ताह के लगभग 5 दिन पूरा मार्केट, पूरा सब कुछ खुला रहता है रात के 8, 9, 10 बजे तक। उसके बाद 2 दिन के लिए कर्फ्यू है, लेकिन उसमें भी आप आवाजाही आराम से कर सकते हैं। तो जो लॉकडाउन लगा है वो इतना हार्ड, इतना टाइट नहीं है जैसा कि 2020 में था। तो इसका मतलब सरकार को भी कहीं ना कहीं पता है कि ये जो ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है, ये कहीं ना कहीं नेचुरल वैक्सीन के तौर पर ये काम कर रहा है। दूसरा, तो क्या सर मास्क लगाना छोड़ देना चाहिए? तो देखिए, इस बात का आंसर है कि नहीं, मास्क लगाना तो आपको नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे कोई कहे या ना कहे या सरकार छूट भी दे दे, तो आई रिकमेंड दैट आपको मास्क लगाना चाहिए। तीसरा है सोशल डिस्टेंसिंग। जहां तक पॉसिबल हो सके आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए। सैनिटेशन, साफ सफाई का तो वैसे भी ध्यान रखना चाहिए, भले ही वायरस हो या ना हो। तो ये चीजें हैं जो आपको अभी भी यूज करनी चाहिए, ठीक है। अब बात आती है निष्कर्ष की। तो कंक्लूजन क्या है? तो कंक्लूजन ये है कि वर्तमान में स्वास्थ्य अधिकारियों व वैज्ञानिकों ने यह सुझाव दिया है कि कोविड-19 टीके की नियमित डोज वायरस की प्रभाविकता को कमजोर करती है तथा अस्पताल में भर्ती होने व मृत्यु के जोखिम को कम कर सकते हैं। मतलब कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई वैक्सीन क्यों लगाएं? अगर वैक्सीन लगवा रहे हैं और उसके बावजूद भी हमें ओमिक्रॉन वेरिएंट प्रभावित कर रहा है, तो फिर वैक्सीन लगाने का क्या फायदा है? तो इसका आंसर ये है कि वैक्सीन आप लगवाइए। वैक्सीन लगवाना अच्छी बात है, जरूरी है। इसका फायदा आपको ये है कि ये जो वैक्सीन है, ये इस ओमिक्रॉन की प्रभाविकता को, इसकी एफिशिएंसी को कमजोर कर रही है ना, तो कमजोर कर रही है। इसी का परिणाम है कि आज अगर लोग ज्यादा प्रभावित हो भी रहे हैं, ज्यादा इन्फेक्टेड हो भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग अस्पतालों में कम भर्ती हो रहे हैं। मेन बात यह है, कम भर्ती हो रहे हैं। और दूसरा, ये जो वायरस है, ये आपका नाक से प्रवेश करता है, मुंह से प्रवेश करता है, लेकिन ये आपका गले तक ही सीमित रह जाता है, गले तक ही सीमित रह जाता है। ये नीचे नहीं जा पा रहा है। मतलब ये फेफड़ों को इन्फेक्ट नहीं कर पा रहा है, फेफड़ों को इन्फेक्ट नहीं कर पा रहा है। लेकिन जो डेल्टा वेरिएंट था वो आपके फेफड़ों को इन्फेक्ट कर रहा था, जिसके कारण क्या हो रहा थी, आपकी डेथ, लोगों की डेथ ज्यादा हुई है। तो इसमें यह है कि भाई ये फेफड़ों तक नहीं पहुंच पा रहा, आपके गले तक ही चीजें रह जाती हैं। इसलिए गला खराब होना, हल्का बहुत बुखार आना, ये सामान्य सिम्टम है। इनसे ज्यादा पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अंत में हम वही बातें जो मैंने कल भी आपको बताई थी और आज भी वही बातें हैं कि भाई आपको जब भी आंसर आपको एंड करना, उसका कंक्लूज करना है, उसको कंक्लूड करना क्वेश्चन को, तो आपको हमेशा यही कहना है कि भाई जो सरकार कर रही है वो अच्छी चीज है, हमें उसको बढ़ावा देना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। इसलिए हमें सुरक्षा मानकों का अनुपालन करते हुए बूस्टर डोज की तरफ बढ़ा जा सकता है। बूस्टर डोज जो गवर्नमेंट अब कह रही है ना कि बूस्टर डोज हम लोग लगाएंगे, जिनको 2 वैक्सीन लग चुकी है उनको एक तीसरी वैक्सीन लगेगी और उसका नाम रख दिया गया है बूस्टर डोज, ठीक है। तो भारत सरकार की ये स्ट्रेटेजी है और ये बिल्कुल राइट स्ट्रेटेजी है, आपको भी इसको समर्थन करना चाहिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। बाकी आपसे कल किसी नए टॉपिक पर, किसी नए मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं कल आप लोगों से। धन्यवाद।